Good morning, everyone. We're going to continue our chapter 2, Writing and City Life of 11th class. And this is the part 5th of the chapter. In our previous video, we had discussed about the life in southern Mesopotamia, jahan se actually the settlement started. In this video, we're going to study about two main cities of Mesopotamia, that was Ur and Mari, the city Ur and Mari. अब स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, जो रूलिंग एलिट्स थी, द अपर क्लास ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है, तो वो लोग एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, बट दे हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ. ये हमको कैसे पता लगा? ये हमको पता लगा है बरियल्स. अगर हम किंग और क्वीन के बरियल्स देखें तो एक्चुअली दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ. ओके, आफ्टर लाइफ मतलब कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपका एक न्यू लाइफ बिगिन होता है. तो जब हमने इनकी ग्रेव्स देखी, जब आर्कियोलॉजिस्ट इनकी ग्रेव्स के पास गए और उन्होंने एक्सकवेशंस किया, तो उनको बहुत सारी चीजें इनके साथ बरीड मिली, जैसे कि बहुत प्रेशियस चीजें, जैसे ज्वेलरी हो गई, गोल्ड के वेसल्स हो गए, ठीक है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शेल्स हो गए, ठीक है, लैपिस लजुली एक फेमस स्टोन था जो कि बहुत कॉस्टली था उस टाइम पे, वो यूज होता था. तो ये हर किसी के साथ, हर किसी की ग्रेव्स में नहीं दिखा है, दो सबके साथ सामान मिला है कुछ ना कुछ, लेकिन जो रिच एलीट होते थे उनके साथ बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें मिली हैं. तो उससे एक आइडिया लगा कि भाई जो क्योंकि ये ग्रेव्स हमें जिसके साथ बहुत एक्सपेंसिव चीजें जो ग्रेवयार्ड्स में मिली हैं, बट ये बहुत कम था सोसाइटी में, तो इससे अज्यूम किया कि भाई जो एलीट क्लास की पॉपुलेशन थी वो थोड़ा कम थी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीपल. अब लाइफ कैसे होती थी सिटी में? तो उर जो सिटी है बेसिकली, वहां पे अगर हम पढ़े तो न्यूक्लियर फैमिली होती थी. न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो सन है, मदर फादर एंड द चिल्ड्रन. जो सन है जब उसकी शादी हो जाती थी तो वो पेरेंट्स के साथ मतलब अलग चला जाता था, अलग रहने लग जाता था. जैसे अभी करंटली वी आर लिविंग, शादी हो जाती है तो कई लोग सेपरेट हो जाते हैं, अपना अलग रहने लग जाते हैं. फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है. अब मैरिज अलायंसेस कैसे होते थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. एक डिक्लेरेशन सबसे पहले किया जाता था कि वेदर द पर्सन इज विलिंग टू मैरी द ब्राइड, मतलब ब्राइड के पेरेंट्स से पहले एक डिक्लेमेशन कर दिया जाएगा और कॉन्सेंट ले लिया जाएगा कि बेसिकली both of the party are agreeing to get married to each other. The person are the both male and female are getting basically they want to get married. ये declaration करता था. जब ये consent दोनों की साइड से आ जाता था या ब्राइड की साइड से consent आ जाता था तो गिफ्ट एक्सचेंज करते थे. ठीक है, कैसे? सबसे पहले जो ब्राइड के पेरेंट्स है, ठीक है, जो ब्राइड के पेरेंट्स है वो ग्रूम को गिफ्ट करेंगे, ठीक है, गिफ्ट देंगे और फिर वेडिंग हो जाती थी. ठीक है, फिर दोनों पार्टी में गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे और टेम्पल्स में ऑफरिंग दी जाती थी. जो हमने पढ़ा था कि टेम्पल्स में अलग अलग चीजों की ऑफरिंग करते थे टू शो देयर द टोकन ऑफ लव टू देयर गॉड. ठीक है, जो when her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance of the father. मतलब बेसिकली जो हस्बैंड के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें विमेन का राइट नहीं होता था, उसका राइट उसके फादर के प्रॉपर्टीज पे होता था. ठीक है, और फिर जो मतलब कुछ शेयर वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में वो रखते थे और बाकी उस जो फादर का मेन चीजें हैं वो उनके सन के लिए चली जाती थी. ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली उर की बात करें तो उर का एक अलग फीचर है. अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद हो तो उनका एक लिविंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था. तो वैसे ही उर की हम बात करें तो इनका लिविंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है. सबसे पहले जो उर है वो एक्सकावेट हुआ था 1930s में, एंड इट वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट सिटी दैट वाज एक्सकावेटेड, ठीक है, ऑफ द मेसोपोटामिया. लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ कुछ इतना ज्यादा, जैसे मैंने आपको टेम्पल का बताया था कि टेम्पल बहुत ही एक ह्यूज लेवल था टेम्पल का, कि बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बड़े बड़े कोर्टयार्ड है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे. वैसे अगर हम हाउसेस की बात करें तो उतना ज्यादा हमें डिफरेंस दिखा नहीं. ठीक है, एक नॉर्मल हाउसिंग थी. तो कुछ डिटेल में जाते हैं. सबसे पहले जो स्ट्रीट थी वो बहुत ही पतली पतली होती थी. इतनी पतली होती थी कि कार्ट व्हील्स जो हैं, जैसे बुलक कार सपोज है, वो भी ट्रैवल नहीं कर सकती थी अंदर.
तो इनको डोंकीज यूज करने पड़ते थे सामान कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जो हाउसेस थे उनके इरेगुलर शेप्स थे, इरेगुलर हाउस प्लॉट्स थे, जो इंडिकेट करते हैं कि एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग का बहुत एब्सेंस था, प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी इनके यहाँ, ठीक है। स्ट्रीट ड्रेन्स अगेन अगेन हम देखें तो नो, देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन, जो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा है वो यहाँ पे नहीं था। ओके, इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो ड्रेन्स और पाइप्स हैं दे वर एट द इनर कोर्टयार्ड, ठीक है। इनर कोर्टयार्ड मतलब यहाँ पे ये लोग जो प्राइवेसी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो हाउसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता था, सेंटर में कोर्टयार्ड होता था और उसके साइड में फिर हाउसेस होते थे, ठीक है। एंड दे वर सो into privacy that there was not a single window in the ground floor। जो भी विंडोज होते थे वो अपर फ्लोर में होते थे, तो जो लाइट आती थी रूम पे वो विंडो से नहीं आती थी, वो डोर से होता था, डोर से जो मेन डोर है वो होता था। बट मेन डोर की भी ओपनिंग डायरेक्टली कोर्टयार्ड में नहीं होता था, थोड़ा साइड में होता था, ताकि जैसे कोई आए जाए तो उनको डायरेक्ट व्यू नहीं दिखे कोर्टयार्ड का, बिकॉज कोर्टयार्ड वाज द सेंटर प्लेस फॉर द सेंटर, इट वाज बेसिकली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। लोग जो भी घर में रह रहे हैं वो खेल, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं कोर्टयार्ड में, जो भी काम हो रहा है वो कोर्टयार्ड में हो रहा है। तो टू टू प्रिवेंट, ठीक है, बेसिकली जो गेट होता था वो सेंटर में ना होके इट वाज ऑन द इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस पे होता था, ठीक है। तो टोटल देख रहे हो कि आप प्राइवेसी में चल रहे हैं। जो ड्रेन्स और पाइप्स मैंने तुम्हें बताया, ये कोर्टयार्ड के अंदर इनका कनेक्शन होता था ताकि स्ट्रीट में पानी ना बहे, क्योंकि स्ट्रीट पे ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज होता था। ये लोग सुपरस्टिशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इनका ये मानना होता था कि अगर ये घर का गार्बेज बाहर स्ट्रीट्स पे फेंकेंगे तो घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है, घर फ्लरिश करेगा, वेल्थ आएगा घर में, ये इनका मानना था। और एक ये भी था कि जब ये गार्बेज बाहर फेंक देंगे, ठीक है, तो स्ट्रीट का लेवल बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। सुपरस्टिशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इनका ये भी मानना था कि सपोज जैसे दो घर आमने सामने हैं तो उनके गेट अगर आमने सामने है तो वो लकी नहीं होगा, साइड में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट सामने गेट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये मानते थे कि अगर गेट, ठीक है, जो हमारा जो मेन डोर है, ठीक है, अगर वो आउटवर्ड तरफ से खुल रहा है, बाहर की तरफ से खुल रहा है, बाहर की तरफ उसकी वो है, मतलब जैसे ओपन कर रहे हैं तो वो आउटवर्ड हो रहा है, तो दैट वाज आल्सो नॉट लकी फॉर द हाउस। उसका ऐसा माना जाता था कि वाइफ वुड टॉर्मेंट हर हस्बैंड, ठीक है। कई जो उर के हाउसेस हैं, कोर्टयार्ड्स हैं, उसमें ग्रेव्स भी मिली हैं, ठीक है। जो कॉमन लोग होते थे ऐसा माना जाता है कि वो कोर्टयार्ड में ही बरी कर देते अपने फैमिली मेंबर्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग टाउन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग टाउन ऑफ मेसोपोटामिया, दैट वाज मारी। अगर आप यहाँ पे मैप में देखें तो मारी सेंटर में आपको रेड से मार्क करा हुआ दिख रहा है, दैट इज द मारी सिटी। मारी सिटी को हम ट्रेडिंग टाउन भी बोलते थे, क्यों, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले जो मारी की लोकेशन है वो आप समझिए। जो मारी है वो यूफ्रेट्स के अपस्ट्रीम पे लाई करता था। अगेन जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सदर्न मेसोपोटामिया का, जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वालों की कंटिन्यूअसली लड़ाई चलती थी, तो सिमिलर जो यूफ्रेट्स था दैट वाज टोटली ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स, तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था इसके लोकेशन का। ओके, so after 2000 BCE the royal capital of Mari actually got flourished, ठीक है। Mari Mari doesn't lie on the southern plain जहाँ पे proper production होता था, it was much away from the plain area and it lied on the upstream of Euphrates। तो अपस्ट्रीम में क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि अपस्ट्रीम एक थोड़ा हायर एलिवेटेड एरिया होता है, तो अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स में ये लाई करता है, तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन थे जो होते थे, तो फार्मर और पेस्टोरिस्ट दोनों साथ साथ काम करते थे, एरिया को बेसिकली दोनों मिलके एरिया संभाल रहे हैं, ठीक है। हर्डर्स एट द सेम टाइम एक्सचेंज यंग एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर ग्रेन्स या मेटल टूल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है।
एट द सेम टाइम देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, दोनों में लड़ाई भी चलती थी, अगर साथ में रह रहे हैं तो लड़ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी-कभी क्या होता था, जो हर्डरर्स हैं, ठीक है, वो अपने जैसे जब फ्लॉक ऑफ एनिमल्स आता था, तो वो क्या होता था, वो एरिया जो है वो पूरा खराब करके चला जाता था, उनके फील्ड्स को खराब करके चला जाता था, ठीक है। एट द सेम टाइम कभी-कभी ये भी होता था कि ग्रुप ऑफ हर्डर्स क्या करते थे, अटैक कर देते थे उन जो फार्मर्स का स्टोरेज प्लेस है, स्टोरेज एरिया है वहां पे, और सामान लूट के ले जाते थे। अब फार्मर्स भी आगे से बदला लेंगे, तो वो कैसे बदला लेते थे, जैसे जो पैस्टुरिस्ट हैं, ठीक है, उनको अपने कैटल्स को ग्रेज़ करवाना है, तो वो ग्रेज़िंग नहीं करने देते थे। दूसरा, वो लोग रिवर का रास्ता रोक देते थे, जहाँ से वो रिवर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और पानी पीने के लिए जा रहे हैं जो पैस्टुरिस्ट थे, ठीक है? तो वो रास्ता रोक देते थे, तो पैस जो हर्डरर्स हैं, वो अपने कैटल्स को लेके आगे नहीं जा पाते थे, ठीक है? तो ये कंटीन्यूअस इनके बीच लड़ाई चलती रहती थी। अब जो हर्डर्स थे, ये बाद में हार्वेस्ट लेबर और हायर्ड सोल्जर्स का भी काम करते थे, जो कि बाद में हमने देखा है कि बहुत प्रॉस्पेरस, और ये जब सेटल हुए तो इन्होंने एक अपना ही किंगडम, अपना रूल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से अकेडियन, एमोरेट्स, एसेरियंस, ये सारे थे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि थे ये हर्डरर्स, लेकिन आगे चल के ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अपना इन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया। जो किंग ऑफ मारी था, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा किंग है, अच्छा किंग बताया गया है, जो इनका नाम है एमोराइट्स, ठीक है। इनका नाम है एमोराइट्स। बेसिकली ये बताया कि ये जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे वहां के, उनसे ये बिल्कुल अलग थे, ड्रेस भी बहुत अलग तरीके की पहनते थे, ओके, ताकि ये डिफरेंशिएट कर दिए जाए विद एज कंपेयर टू द नॉर्मल पब्लिक, ओके। ये सभी गॉड की रिस्पेक्ट करते थे। जो गॉड ऑफ मेसोपोटामिया है, उनके साथ-साथ इन्होंने एक अलग टेम्पल बनाया था, जो मारी फॉर दगन बोला जाता है, टेम्पल एट मारी फॉर दगन, या गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी लैंड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्टेपी किसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड होता है। तो उनके भी इन्होंने टेम्पल बनाए हुए थे। जो सोसाइटी और कल्चर है मेसोपोटामिया का, दैट वाज़ ओपन फॉर ऑल, लोग डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट टाइप के रिलीजन फॉलो करने वाले अलग टाइप के लोग रहते थे, और बेसिकली जो कि एक प्रॉपर वेल फ्लरिश्ड एरिया बता रखा है। So the king of Mari, however, had a vigilant herders of various tribes were allowed to move in the kingdom. जो मारी के किंग थे, उन्होंने अलाउ किया हुआ था हर्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह किंगडम के अंदर मूव करने का, लेकिन दे वर एट कंटिन्यूअस वॉच, उनको प्रॉपर्ली वॉच किया जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली इन द लेटर्स बिटवीन किंग एंड ऑफिशियल। जो किंग और उसके ऑफिशियल थे, ये कंटिन्यूअसली जो कैंप्स और हर्डर्स के थे, इन पे पर्टिकुलर ध्यान रखते थे, ठीक है। और ऐसे लेटर्स भी मिले हैं जो इनके बीच एक्सचेंज, मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। एक लेटर में तो ये मिला है, इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट्स टू द किंग दैट ही हैज बीन सीइंग frequent fire signals at the night sent by one camp to another and he suspect that a raid or an attack is being planned। तो कभी कभी ये भी होता था, तो देखो रोल देखो हर्डर्स का, कभी कभी ये लोग मतलब बेसिकली दे वर यूज्ड बाय डिफरेंट किंग्स, ठीक है, टू अटैक ऑन अनदर वन, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ चलता रहता था यहाँ पे, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, जो एक किंगडम है वो कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी करता रहता था एक दूसरे पे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा मारी है, इसको हम ट्रेडिंग टाउन क्यों बोलते हैं, तो इसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी, ये प्राइम लोकेशन पे था, ओके। तो जैसे वुड हो, कॉपर हो, टिन हो, वाइन हो, वेरियस अदर चीज, जो भी चीजें हैं जो कैरिड, मतलब जो भी आती थी यूफ्रेट्स से, एक्चुअली यूफ्रेट्स की जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया थी। तो जो भी बोट वगैरह ये कैरी करके आता था, कुछ भी चीज कैरी करके आती थी, तो उसको रुकना पड़ता था मारी पे, क्योंकि मारी उसके वे में पड़ता था, ठीक है। अब जब रुकेगा तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ट्रेडिंग टाउन बोला गया है, क्योंकि ये इकोनॉमिक वैल्यू में बहुत अच्छा साबित हो गया था मेसोपोटामिया के लिए, ठीक है।